Hello everyone, welcome to Success Mantra by Survi Kapoor. Today we are going to start the very first chapter of class 10th history, that is the rise of nationalism in Europe. अब यूरोप में जो नेशनलिज्म फीलिंग थी वो कैसे आई, क्योंकि हमने देखा अभी हमारे पास इंडिया में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों ने नेशनलिज्म कैसे क्रिएट करा, इंडिपेंडेंट कैसे गेन करी, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा यूरोप का चैप्टर। साइकोलॉजिकली बच्चों को ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट इतना डिफ़िकल्ट है नहीं क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री नहीं है ना, इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर वी आर हैविंग अ पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाया किसने था? फ्रेडरिक स्यूरियो वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट जिसने ये हमारे पास क्या करी थी, सीरीज़ 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग उन्होंने ड्रॉ करी थी 1848 में। वन ऑफ द पेंटिंग इज इन योर सिलेबस विच इज़ शोन हेयर। इसमें हमारे पास अगर आप देखो तो इसके पीछे ना फ्रेडरिक स्यूरियो का अपना एक ड्रीम था, दैट इज़ ही वॉन्ट अ फ्रेंच नेशन टू बी अ रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब ये जब पेंटिंग बनाई तो इसमें आप देखोगे हमारे पास आपको एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रहा है, उसके एक हाथ में क्या है हमारे पास, अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एंड ऑन द अदर हैंड उनके हाथ में क्या है हमारे पास, अ चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिससे वो एनलाइटमेंट से, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट से ही शी वॉज शोइंग द लाइट कि भैया जस्ट कम ओवर दिस साइड, और चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में सारे के सारे राइट्स हमें यहाँ पर बता रहे थे। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की साइड आ रहे हैं लॉन्ग लाइन में, बहुत लंबी लाइन में अगर आप देख रहे हो तो बड़े सारे लोग आ रहे हैं, एंड दे आर वियरिंग द डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, जो उनकी सिविल ड्रेसेस हैं यहाँ पे, जो उनके हाथ में फ्लैग्स हैं, वो इससे आपको ये शो कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये लोग जो है अलग अलग कंट्री से यहाँ पर आ रहे हैं टुवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एंड ऊपर से आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारी एंजल्स, सेंट्स, क्राइस्ट, दे ऑल आर सेंडिंग्स द ब्लेसिंग्स, ताकि हम लोग यहाँ पे क्या कर सके कि हाँ वी आर ऑन अ राइट वे, हम मोनार्की सिस्टम को हटा के यहाँ से लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ हाउ यू कुड एबल टू नो दैट कि हम लोग मोनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं या मोनार्की हटाकर आगे बढ़ रहे हैं? ऑन द फ्लोर यू कैन सी द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, दैट इज़ उनको हरा के हम लोग यहाँ पे क्या करके आए हैं, प्रॉपर उनको हमने हरा दिया है और हम लोग अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इस पेंटिंग में फ्रेडरिक स्यूरियो ने हमारे पास इसका डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक ड्रीम डिस्प्ले करने की बात करी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क्स। अब हम देखेंगे कि भैया अगर यूरोप में नेशनलिज्म की बात आई तो वो बात आई कहाँ से थी हमारे पास। बेसिकली अभी हमें पता है कि हमने हमारा 9th में चैप्टर पढ़ा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या हिस्ट्री रही, किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इसको एम्फेसाइज करा, लेट्स दिस। सो अब हमारे पास आता है कि अगर यूरोप में नेशनलिज्म की वाइब्स आई तो आई कहाँ से थी। हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हमारे पास यहाँ पर आए थे। वहाँ पर हमारे पास क्या हुआ था, एक न्यू नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ था, उनका एंथम इंट्रोड्यूस हुआ था। साथ ही साथ में हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर चेंजेस आए, जैसे कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया वहाँ पर बहुत सारे यूनिफॉर्म लॉज बना दिए गए, क्योंकि नहीं तो पहले हमारे पास क्या था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एस्टेट्स सब अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस में थे, कोई टैक्स पे कर रहा था, कोई टैक्स पे नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर अब हमारे पास यूनिफॉर्म लॉ सेटअप करे गए, कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी गई हमारे पास यहाँ पे, और प्रॉपर वेट्स एंड मेजरमेंट्स का सिस्टम इक्वल कर दिया गया कि भैया ऐसा ना हो कि अगर यहाँ पे इतना मेजरमेंट में इतना है तो वहाँ पे कुछ और डिफरेंसेस हो, ये सब सिस्टम ख़त्म करें यहाँ पे। और साथ ही साथ में उन्होंने डिफरेंट रीजनल डायलेक्ट्स को इग्नोर करके नेशनल लैंग्वेज एम्फसाइज करा। साथ ही साथ में जब हमारे पास हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो वहाँ पर ला पिटायर एंड ली सिटोइन के ऊपर भी फोकस किया गया, दैट इज़ ला पिटायर बोले तो फादरलैंड एंड ली सिटोइन बोले तो हमारे पास सिटीजन्स। इट कंसिडर एज दैट वी ऑल आर द सिटीजन्स बिलोंग्स फ्रॉम दिस फादरलैंड, या वी ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ दिस फादरलैंड। ठीक है, इस तरीके से लोगों ने अपने पास इंडिपेंडेंस लिबरल लेकर आने के लिए यहाँ पे स्टेप्स लेने स्टार्ट करे। और यहाँ पर 1804 में हमारे पास नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस हुआ। नेपोलियन कोड बोले तो इट वाज आल्सो नोन एज द सिविल कोड। इसके अपने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी रहे। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया, इन्होंने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव
इम्प्रूव कर दिया, वेट एंड मेजरमेंट्स का क्राइटेरिया इम्प्रूव कर दिया, टैक्सेशन पॉलिसीज कॉमन कर दी, बाय बर्थ प्रिविलेजेस इन्होंने हटा दिए कि भैया क्लर्जीज और नॉबल जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस थे सब वहाँ से हटाकर इन्होंने सब चीज़ों को नॉर्मल ट्रैक पे लेकर आ गए। बट नेपोलियन जो था धीरे धीरे करके अपना रूल और जगह सेटअप करना चाह रहा था, तो इसीलिए नेपोलियन ने अपनी फ्रेंच आर्मीज़ को भेजा अलग अलग जगह, जैसे कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, अलग अलग जगह इन्होंने अपनी आर्मीज़ को भेजा। और वहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में तो लोगों ने इनको क्या कंसिडर किया, बहुत वेलकम किया। लोगों ने इनको क्या कंसिडर किया, एज एन मसीहा। लोगों ने इनको यहाँ पे क्या कंसिडर किया, एज एन मसीहा, कि भैया दे आर द हार्बिंगर्स फॉर अस, की फ्रेंच आर्मीज़ आई हैं, नेपोलियन की आर्मीज़ आई है हमारे पास, ये हमारे पास से यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे ऊपर से सिस्टम को हार्ड मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर देंगे। बट धीरे धीरे करके नेपोलियन जो था वहाँ पर भी अपना ऑटोक्रेटिक सिस्टम लेकर आने लगा। वहाँ पे उसने वहाँ पे क्या करना स्टार्ट करा, सेंसरशिप लॉज इम्पोज कर दिए, टैक्सेशन सिस्टम अपने हाथ में लेने लगा और पॉलिटिकल सिस्टम अपने हाथ में लेने लगा। तो जब लोगों को लगा कि भैया ये तो हमसे हमारे राइट्स ले रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग द राइट्स और दे आर नॉट ट्रांसफरिंग दीज पर्टिकुलर राइट्स फ्रॉम हैंड टू हैंड, तो उन्होंने जो लोगों का स्टार्टिंग में इनिशियल एंथुजियाज्म था वो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने नेपोलियन को वहाँ से हटा दिया। अब बात आती है कि यूरोप में जब नेशनलिज्म फीलिंग क्रिएट करने की बात आई तो वहाँ बहुत ज़रूरी था नेशनलिज्म फीलिंग को क्रिएट करना, क्योंकि यूरोप एक ऐसा एरिया था जो अलग अलग जगह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड था। जैसे कि अगर हम बात करें यूरोप में ही इटली डचेज़ में डिवाइडेड थे, इटली में डचेस रूल कर रहे थे, जर्मनी में हमारे पास किंगडम्स रूल कर रहे थे और स्कॉटलैंड में हमारे पास कैंटन्स रूल कर रहे थे। ऐसे ही हमारे पास हमारे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में किसका रूल था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की का रूल था। ऑस्ट्रिया हंगरी में हमारे पास हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था। मग्यार में लोग हंगरी में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, कुछ लोग मग्यार लैंग्वेज बोलते थे, कुछ लोग अलग रीजनल डायलेक्ट्स बोलते थे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर तो बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है, दे आर नॉट शेयरिंग अ कॉमन आइडेंटिटी। अब जब ये कॉमन आइडेंटिटी शेयर नहीं कर रहे थे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हुई यहाँ पर कि इन सबको एक साथ मिलाकर चलने की बात आई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब इन सबको एक साथ चलने की हमारे पास यहाँ पे बात आई, तो इस टाइम पे हमारे पास एक हमारा ग्रुप आया था हमारा अरिस्टोक्रेसी, एक थे हमारे पास हमारे पीजेंट्स और एक थी हमारे पास हमारी मिडिल क्लासेस। ये अपने आप में यूनाइटेड ग्रुप्स अलग से ही थे। यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी वॉज द एलाइट क्लास, एलाइट बोले तो रिच क्लास पीपल थे हमारे पास, ये मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट थे हमारे पास। मिडिल क्लास जो आई नहीं हमारे पास ये सारे के सारे प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स थे और पीजेंट्स वर द पुअर पीजेंट्स। तो यहाँ पर इन्होंने मिलकर अपनी एक बड़ी यूनिटी गवर्नमेंट बनाई, इन्होंने यूनिटी क्रिएट करी यहाँ पर हमारे पास, और इनका जो ग्रुप था वो एक अच्छा खासा पावरफुल ग्रुप हमारे पास एमर्ज होना स्टार्ट करा। अब नाउ दे वर एजुकेटेड पीपल, दे वांट द इंडिपेंडेंट, तो ये लोग अब लिबरलिज्म चाह रहे थे, दे वांट अ लिबरलिज्म, क्लियर। अब जब बात आई हमारे पास लिबरलिज्म की, तो जो मिडिल क्लास अरिस्टोक्रेट्स ये लोग थे, इन्होंने लिबरलिज्म की डिमांड करी थी दो एस्पेक्ट्स में। एक टाइम इन्होंने बोला कि हमें पॉलिटिकल लिबरलिज्म चाहिए और दूसरा इन्होंने बोला हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इकोनॉमिकली लिबरलिज्म चाहिए। अब लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, लिबरलिज्म मतलब कि हमें यहाँ पर चाहिए फ्रीडम, दे वॉन्ट पॉलिटिकल फ्रीडम एज वेल एज इकोनॉमिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम में उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई अब जो हमारे पास अभी तक इलेक्शन असेंबली में क्या हो रहा था, रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे नॉमिनेशन से आ रहे थे, बट इन्होंने बोला अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे हमारे इस इलेक्शन असेंबली में वो सारे बाय वोटिंग आएंगे। वोटिंग राइट्स तो मांगे, बट उस टाइम पे उन्होंने वोटिंग राइट्स में यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज नहीं करा। ओनली द पीपल हु आर हैविंग द प्रॉपर्टीज़, उनको ही सिर्फ वोटिंग राइट्स यहाँ पर मिले। द मेन विदाउट प्रॉपर्टी और फीमेल्स को कोई भी वोटिंग राइट यहाँ पर नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो था हमारे पास, उन्होंने बोला कि भैया हमें फ्रीडम चाहिए पॉलिटिकली, एवरीबडी शुड हैव अ राइट टू वोट। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग इकोनॉमिकली बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम्स भी मांगी। यहाँ पर इन्होंने बिजनेस एस्पेक्ट्स में हमारे पास अलग अलग फ्रीडम्स मांगी। इन्होंने बोला कि भाई फ्रीडम इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बार बार इतने सारे टैक्सेशन मत लगाओ कि हमारे प्रोडक्ट्स विद इन द टेरिटरीज एक जगह से दूसरे जगह में अगर जाएंगे तो बहुत कॉस्टली यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट हुई किस चीज़ की कि आप हमारे पास फ्रीडम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे दो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस टाइम पे हमारे पास एक हमारी कस्टम यूनियन भी फ्रेम हुई थी, और कस्टम यूनियन जब हमारे पास फ्रेम हुई उसका नाम था हमारे पास हमारा
ज़ोल्वेरियन। इस ज़ोल्वेरियन के अंदर उन्होंने क्या करा, फ्रीडम दी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और जो हमारी करेंसीज थी इन्होंने इलॉजिकल टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया। और करेंसीज हमारी 30 करेंसीज थे, इन्होंने सिर्फ 2 करेंसीज पे उसे शिफ्ट करा यहाँ पे, कि अभी तक जो पूरे के पूरे यहाँ पर 30 करेंसीज यूज़ हो रही थी, अब वो धीरे धीरे करके ओनली 2 करेंसीज वर देयर जिसमें उन लोगों की ट्रांजेक्शन्स होते हुए चल रही थी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।